स्टार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे पूरे के पूरे। और उसके बाद हमने हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखना है या उसके एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है ये हम देख चुके थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम और वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस या इनको कभी कभी हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस बोल देते हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, इनके लिए हमने देखा था कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल भरा जाता है, उसके बाद 2s और 2p के एनर्जी बराबर होती है, उसके बाद 3s 3p एंड 3d, और उसके बाद 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है बेटा, तो ये एनर्जी का ऑर्डर देखा था हमने। ठीक है ना, इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, तो सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, उसके बाद 2s और 2p की बराबर होती है, उसके बाद 3s 3p 3d, इन सब की एनर्जी बराबर होती है, उसके बाद 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी ऑर्डर ऑर्डर होता था। इसका मतलब 1s को सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद अगर कुछ आएगा तो 2s या 2p के अंदर जा सकता है, उसके बाद अगर कुछ होगा तो 3s 3p या 3d किसी में भी जा सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन ये बात किसके लिए है, केवल केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, जिस स्पीसीज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा उस चीज के लिए ये सब बातें वैलिड है। अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब भी यही है कि एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब भी यही होगा। अब देखिए ये स्पीसीज क्या होती है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि देखिए हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और इसको बना दें हीलियम प्लस। ठीक है बेटा, अगर ये हीलियम प्लस बन जाता है तो इस तरह की स्पीसीज के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और इस स्पीसीज को हम बोल देंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसी तरह से लिथियम के पास में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर तीन में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। इस तरह के स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोलेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, बेरिलियम में से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, बोरॉन्स में से चार इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कार्बन में से पांच इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, तो इस तरह की स्पीसीज को हम बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है बेटा, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। अब ये था वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी कि एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को आप फिलअप करोगे। तो देखिए इस चीज को समझने के लिए हम जो है थोड़ा सा एक बार समझते हैं कि ये एनर्जी लेवल बराबर कैसे आए। ठीक है, 2s और 2p का एनर्जी बराबर कैसे आया, 3s 3p 3d इनकी एनर्जी बराबर कैसे आई। ठीक है, ये सब बातें एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए आपको पता है कि 1s जो है केवल एक ही तरह का, उसमें तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन n इक्वल टू 2 के अंदर आपको पता है, n इक्वल टू 2 में n इक्वल टू 2 में एक तो आपको 2s मिलेगा, एक आपको 2p मिलेगा। अब देखिए मान लेते हैं ये आपका न्यूक्लियस था। ठीक है, ये ब्लैक डॉट आपका न्यूक्लियस था, इसके चारों ओर जो है एस सब सेल मिलेगी सबसे पहले। तो न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से जो है स्फेरिकल शेप में आपको एस सब सेल यानी कि 2s मिलने वाला है। ठीक है बेटा, अब देखिए उसके बाद आपको 2p मिलेगा। अब 2p ऐसा नहीं है कि अलग से आपको मिलेगा, 2p इसी के ऊपर इस तरह से मिलता है। ठीक है, ये 2p होता है, ये आपका 2p बन गया। ठीक है बेटा, और ये ध्यान रखना कि हर एक ऑर्बिटल के सेंटर के ऊपर हमेशा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हर एक ऑर्बिटल के सेंटर पे क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिलेगा, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर ये इस तरह से होते हैं तो इन दोनों की एनर्जी बराबर होती, कैसे भाई, देखो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और ये ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी है।
तो इलेक्ट्रॉन आपको जो है सेम डिस्टेंस पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सेम डिस्टेंस पे मिलता है तो दोनों की एनर्जी बराबर होगी, ठीक है बेटा। तो वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए क्या होता है, ये एनर्जी बराबर होती है। लेकिन ये वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए था, लेकिन जैसे ही आप टू इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये एस सबसेल जो है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। एस सबसेल क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा, और पी सबसेल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका एस सबसेल था, इसी में मैं बता देता हूँ किस तरह से वेरी करेगा। तो एस सबसेल की जो साइज है ये थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, इस तरह से छोटा हो गया एस सबसेल। और पी सबसेल जो है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है साइज में, इस तरह से, ठीक है बेटा। इस चीज को हम समझते हैं शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन से। शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट, ये इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, और एक चीज और होती है इसके अलावा, ये हम देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये दो बातें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहली बात ये है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन, और दूसरी बात है डिफ्यूजन, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है समझते हैं। तो देखिए एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उसके चारों ओर आपको जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मिल सकता है। अब देखिए अगर ये स्फेरिकल शेप के अंदर है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है हर एक जगह पुल लगाएगा, ठीक है, हर हर तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है बड़े आराम से, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया इसको मिलेगा उतना ही ज्यादा पुल लगेगा इसके ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होता है, एस सबसेल जो है वो साइज में छोटी हो जाती है, ठीक है। वो थोड़ी सी अंदर की तरफ आ जाती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस की शेप जो है स्फेरिकल होने की वजह से उसके ऊपर पुल ज्यादा, बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एस सबसेल है ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से ये अपने आप को पेनिट्रेट कर लेती है और थोड़े से साइज में कम हो जाती है, ठीक है बेटा। तो इस बात को आप इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूक्लियस हैव ए ग्रेटर होल्ड on s orbital electron, s orbital electron, due to which due to which the size of s subshell decreases, ठीक है बेटा। जिसकी वजह से क्या होता है, एस का साइज जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि होल्ड जो है काफी अच्छा है। होल्ड होने की वजह क्या है, शेप है इसका, ठीक है। अब आप जो है इस चीज को देखो, ये पी ऑर्बिटल था। अब पी ऑर्बिटल जो है केवल थोड़े से सरफेस एरिया से ही पुल लगा सकता है न्यूक्लियस, ठीक है। बहुत कम जगह है इसके इसके पास में इसको खींचने के लिए, ठीक है। तो खुद ही सोच के देखो, अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा, वो एरिया होगा तो ये ज्यादा खींच पाएगा, अगर कम सरफेस एरिया होगा तो कम खींच पाएगा, ठीक है बेटा। तो इसके दो लोब होने की वजह से इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कम लग पाता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा तो इसका साइज जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। ये साइज बढ़ जाता है इसका। अब देखिए ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। एक ये सेम सेम जो है ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। लेकिन s ऑर्बिटल जो है कम डिफ्यूज्ड है, और 2p ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा डिफ्यूज है। डिफ्यूज का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। p ऑर्बिटल इज मोर डिफ्यूज्ड एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। तो ज्यादा फैला होने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम लग पाता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम लग पाता है तो इसका साइज जो है थोड़ा सा
बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। अगर हम कंपैरिजन करना चाहिए डिफ्यूजन का, तो एस जो है सबसे कम डिफ्यूज होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और उसके बाद एफ। ठीक है, ये डिफ्यूजन का ऑर्डर होता है। और डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, फैला हुआ। ठीक है, डी आपका डिफ्यूजन ऑर्डर। तो इसकी वजह से क्या होता है देखिए, इस प्रोसेस की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से कुल मिला के एस ऑर्बिटल जो है अंदर की ओर धकेला जाता है, और पी ऑर्बिटल थोड़ा सा बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से हुआ क्या। अब मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा, उसकी एनर्जी जो है कम होगी। ठीक है, तो 2s की एनर्जी कम हो जाती है, और 2p जो है, ये इलेक्ट्रॉन आपका दूर जा चुका है। अब दूर चला गया तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने की वजह से 2s जो है, ये 2p से कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए हमने क्या देखा था, वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए ये दोनों वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, उस केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके एटम के अंदर, तो उस केस में आपका जो है, ये प्रोसेस हो जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से एस ऑर्बिटल पेनिट्रेट कर जाता है। पेनिट्रेशन होने की वजह से क्या होता है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से देखेंगे 3s, 3p एंड 3d में, तो 3s जो है ये सबसे कम एनर्जी का होगा, 3p ये इससे कम एनर्जी का होगा। ठीक है, और 3d सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा। इसकी वजह भी क्या है, इसकी वजह भी आप सेम बताएंगे, पेनिट्रेशन एंड डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, अब पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, ये भी हम देख सकते हैं। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है, ये एस का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बी का, उसके बाद डी का, और सबसे कम एफ का। ठीक है, मतलब साइज कम किस सबसे ज्यादा किसका होगा, तो साइज कम सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल का होगा, उसके बाद बी का, उसके बाद डी का, और उसके बाद एफ का। ये इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इनके स्पेशल इफेक्ट भी पढ़ते हैं, जो कि हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इन चीजों से आपके सामने चीजों को रिलेट करूंगा। ठीक है, तो वहां पे ये सब बातें काम आएंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कुल मिला के ये एनर्जी ऑर्डर इस तरह से हो गया। उसी तरह से आप जो है 4s, 4p, 4d एंड 4f, इनमें अगर देखोगे तो ये भी ऑर्डर जो है बदली हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात करते हैं। अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियस था, ठीक है, उसके चारों ओर सबसे पहले तो आपको 1s ऑर्बिटल मिलेगी। ये जो कलर है, ये मैं 1s ऑर्बिटल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर बनाता हूँ 2s। अब 2s जो है डेफिनेटली 1s से तो बड़ा ही होगा, ये बन गया 2s आपका। ठीक है, ये आपका 2s है। उसके बाद बनाता हूँ मैं 2p। तो 2p क्या होगा, 2p 2s से थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी का होगा। ये बात मैं बता चुका हूँ किस वजह से होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका 2p है। उसके बाद देखिए 2p के बाद क्या आएगा, 2p के बाद आपका 3s आएगा डेफिनेटली। तो 3s जो है 2p से ज्यादा एनर्जी का होता है। 3s जो है, ये मान लेते हैं 3s है, 3s आपका 2p से ज्यादा एनर्जी का होता है, ये आपका 3s मान लेते हैं। उसके बाद 3p आएगा। ठीक है, 3p जो है इस तरह से होगा, मान लो 3s से तो ज्यादा ही एनर्जी का होगा, ये आपका क्या होगा, 3p हो गया। ठीक है, उसके बाद आएगा 3d। अब 3d कैसा होता है, डबल डम्बल होता है। 3d को दूसरे कलर से मान लेते हैं, ये मान लीजिए ये आपका जो है 3d बन गया। 3p से ज्यादा एनर्जी का होगा 3d, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, 3d बन गया। अब देखिए ये जो 4s आता है, इसके आगे आता था वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर, तो लेकिन 4s जो है इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है, इतना अंदर घुस जाता है। ठीक है, वो 3d से पहले आ जाता है आपका। ठीक है बेटा, 3d से भी पहले आ जाता है आपका 4s। ये ग्रीन में मैंने जो लिखा है, ये आपका क्या है, 4s है। अब 4s जो है 3d से भी कम एनर्जी का होता है, इसका मतलब 4s जो है पहले भरा जाएगा। आपने जो है एक बात पढ़ी होगी कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं एक सेल के अंदर, तो उसका रूल होता है 2n²। n=1 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं 2, n=2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, n=3 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके
18। लेकिन ये भी बात आपने पढ़ी है कि थर्ड सेल में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, थर्ड सेल में पहले क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद पहले 2 इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में चले जाते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है पहले। अगर इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूँ तो आर्गन आप देख सकते हो, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 288 होता है। लेकिन आर्गन के बाद जैसे ही आप पोटाशियम के ऊपर जाते हो तो पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है, 2881। ठीक है, तो थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आए, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन ना आने की वजह आपको यहीं से पता लगेगी। इसकी वजह क्या है, क्योंकि 4s ऑर्बिटल जो है ये आपका 3d ऑर्बिटल से कम एनर्जी का हो जाता है, इसलिए 4s के अंदर पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 मिलता है आपको, कैल्शियम का 2882। अब देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, मैंने आपको बताया था एक ऑर्बिटल के अंदर केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैल्शियम के अंदर 4s जो है ये पूरा का पूरा भरा जा चुका है। अब स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा 2892। ठीक है, तो ये वजह किस किस वजह से, ये किस वजह से हुआ, ये इसकी वजह आप बताओगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, 4s जो है इतना सर ये किस पेनिट्रेट। टॉपिक का करा रहे हो आप, ये चैप्टर 1 का सर, चैप्टर 2 का, या फिर कुछ ऐसे ही करा रहे हो सर? बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिक करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, सर ये कोई चैप्टर है मीन्स हाँ एनसीईआरटी के चैप्टर है, अकॉर्डिंग, या फिर? चैप्टर ठीक है है सर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, लास्ट टॉपिक आएगा आपका। ठीक है, लेकिन इसको मैं पहले करवाऊंगा क्योंकि सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आपके मेटल नॉन मेटल में भी, एसिड बेस में भी, ठीक है, और कार्बन कंपाउंड में भी, इसलिए इसको पहले करवा रहा हूँ। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता होना चाहिए और सारे बेसिक पता होने चाहिए, इसलिए बेसिक बातें करवा रहा हूँ पहले। ठीक है, तो कुल मिला के 4s का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो 3d को भी ओवरकम करके उससे भी कम एनर्जी का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओगे और इस तरह के एनामोली आपको बहुत सारी मिलती है। ठीक है, एनामोली का मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन फिर भी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अरे समझ में भी आ रहा है कुछ या सारा ऊपर से जा रहा है? आ रहा है समझ में? यस सर। तो देखिए कुल मिला के हम जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की, उसके बाद 3s की, उसके बाद 3p की, और 3p के बाद जो है पहले 4s आता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आएगा आपका 3d। ठीक है, अब इस चीज को याद कैसे करना है वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस तरीकों को इस तरीके को हम बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, या इसको कभी कभी हम बोलते हैं बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग जो है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर जो है लिखना सीखते हैं। ठीक है, दिस प्रिंसिपल टेल्स द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, और ये बात आप पहले पढ़ चुके हो कि लेस एनर्जी ऑर्बिटल जो है पहले भरे जाते हैं, एंड लेस एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट। लेस एनर्जी ऑर्बिटल जो है पहले भरे जाते हैं। ठीक है,
अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से आप किस तरह से चीजों को याद रखोगे, तो इसका देखने का तरीका आप देख सकते हैं। ये एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये डायग्राम जो है ओबो प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें मेन हैं जो आपको याद रखनी, वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए 1s लिखा है। n इज इक्वल टू 1 के लिए 1s ही पॉसिबल होता है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखो तो 2s 2p होता है। n इज इक्वल टू 3 के लिए 3s 3p 3d होता है। n इज इक्वल टू 4 के लिए 4s 4p 4d एंड 4f होता है। n इज इक्वल टू 5 के लिए 5s 5p 5d 5f एंड 5g भी होता है, ठीक है। लेकिन उसकी कभी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। क्यों नहीं पड़ेगी, वो अभी बता देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। n इज इक्वल टू 6 के लिए 6s 6p 6d 6f 6g एंड 6h, ये सभी पॉसिबल हैं। लेकिन अगेन फिर से इनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। n इज इक्वल टू 7 के लिए 7s 7p 7d 7f एंड so on, इस तरह से 7h एंड 7i तक जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो इसकी भी कोई जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, तो इसलिए हम जो है इनको नहीं लिखते हैं। उसके बाद n इक्वल टू 8 में केवल 8s लिखना है आपको, ठीक है। और बाकी सारी चीजों को कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले 1s भरा जाता है, उसके बाद 1s के बाद 2s भरा जाता है, 2s के बाद आपको पता है 2p भरा जाता है, फिर 3s भरा जाता है, फिर 3p भरा जाता है। 3p के बाद कौन आता है, 3p के बाद आता है 4s, फिर 4s के बाद कौन आता है, 3d आता है, 3d के बाद 4p 5s एंड अगेन इस तरह से चलते जाएंगे। 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p 7s, इस तरह से चलते जाएंगे। हाँ बेटा डैश 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 को नहीं, अपना नाम बताना बेटा जरा। ये डैश 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 कौन है भाई, अपना नाम बताओ जल्दी। जिस बच्चे ने अपना नाम नहीं लिख रखा है वो कौन है। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ बेटा, अपने नाम से ज्वाइन करो। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जो है प्रॉपर एक रिलेशन मिलता जाएगा, ठीक है। अपने आप इसको बना के देखना बेटा, और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको याद करने का तरीका सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर 20 तक आपने इतना तो याद रखना ही पड़ेगा खुद ही, ठीक है बेटा। इतना आप खुद ही याद रख लेंगे। 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p, उसके बाद 4s, ठीक है। इतना आप याद रख लेंगे, ये एटॉमिक नंबर 20 तक काम चल जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद याद रखने का तरीका है डीपीएस, ठीक है। डीपीएस और डीपीएस दो बार लिखेंगे आप, दो बार लिख दिया। उसके बाद आप लिखो दो बार एफडीपीएस, एफडीपीएस, और फिर आप लिखो एफडीपीएस, ठीक है। दो बार आपने डीपीएस लिखा, दो बार आपने एफडीपीएस लिखा। अब बाकी नंबर्स कैसे लिखने हैं वो भी देख लेते हैं। तो नंबर लिखने का तरीका देखिए, डी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको पता है डी जो है 3 से स्टार्ट होता है। तो 3 4 5, 3 4 5 इस तरह से नंबर बढ़ा देंगे। हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 3D के बाद कौन आता है, तो 3D के बाद 4D आएगा, 3D के बाद 4D आएगा, 4 4 5 6, ये लगा देंगे। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब F कहाँ से स्टार्ट होता है, F आपको पता है 4 से स्टार्ट होता है। 4F जो है सबसे पहले F ऑर्बिटल आपको मिलता है 4 वाला, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से आपको रिलेटेड मिलता है 4F। तो यहाँ ये 4 से स्टार्ट होगा। अब 4 5 6 7 लगा दो, हो गया यहाँ तक। उसके बाद 4F के बाद कौन आएगा, 4F के बाद डेफिनेटली 5F आएगा। 5F, तो 5 के बाद जितने भी नंबर आते हैं लगा दो फटाफट, 5 6 7 8, ठीक है।
ये कुल मिला के ऑर्डर होता है एनर्जी का। इसको आप जो है बड़े सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। और यही ऑर्डर आपको मिलता है ओबो प्रिंसिपल से, जिसको हम बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो जिस भी तरह से आप याद रखना चाहो याद रख लो, ठीक है। एक दो बार इसको लिख के देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या चक्कर है, ठीक है। और ये याद करना जरूरी है बेटा, ठीक है ना। कम से कम आपको यहाँ तक तो याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं N+L रूल, ठीक है बेटा। N+L रूल, ये भी आपको फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही बताता है। N+L रूल क्या बताता है? सबसे पहले N+L रूल बताता है कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा, ठीक है। द ऑर्बिटल विच हैव लेस वैल्यू ऑफ N+L विल बी फिल्ड फर्स्ट। जिस ऑर्बिटल की N+L वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा, ठीक है। ये है N+L रूल का फर्स्ट स्टेप। अब देखिए, इससे आप रिलेट कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2s और 2p में कौन पहले भरा जाएगा, ठीक है। तो 2s और 2p में कौन पहले भरा जाएगा ये आपको पता है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको आपको नहीं पता होता तो कैसे निकालते? तो इसको निकालने का तरीका है N+L रूल। अब देखिए, इस ऑर्बिटल के लिए आप N+L रूल निकालने की कोशिश करो। तो n की वैल्यू कितनी होती है? मैंने आपको बताया था किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं N(L)⁻⁴ ठीक है। x क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। L क्या होता है? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो ये 2 क्या है? 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, तो 2 आ गया आपका, ठीक है। और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो N+L रूल क्या आ गया आपका? 2 आ गया। इसके लिए आप देखोगे 2p के लिए, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? 1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब रूल के हिसाब से क्या करना आपने? जिसकी वैल्यू कम हो पहले भरा जाएगा, ठीक है। ऑर्बिटल विच हैव लेस वैल्यू ऑफ N+L विल बी फिल्ड फर्स्ट, वो पहले भरा जाएगा। तो 2s की वैल्यू कम है तो 2s पहले भरा जाता है, ठीक है। 2s जो है पहले भरा जाता है। तो इस तरह से N+L रूल को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है? काफी बार क्या होता है, आपके सामने N+L की वैल्यू इक्वल आ जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंपैरिजन करना चाहो 2p एंड 3s, अब आपको पता है 2p पहले भरा जाता है, लेकिन N+L रूल का फर्स्ट लॉ जो है ये आप अप्लाई करके देखो। तो N+L यहाँ से निकालोगे तो 2+1, ये भी 3 आएगा। और यहाँ से N+L निकालोगे 3+0, s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो ये भी 3 आएगा। अब इस केस में क्या करोगे? तो जहां पे N+L की वैल्यू इक्वल आ जाती है, वेयर N+L वैल्यू becomes equal, then find out least value of n। वहां पे आपने क्या देखना है? लीस्ट वैल्यू ऑफ n देखनी, ठीक है। द ऑर्बिटल विच हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट। जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा, ठीक है। तो इस रूल से जो है ये भी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n की वैल्यू कम किसके लिए? 2p के लिए। 2p के लिए n की वैल्यू 2 है और इसके लिए 3 है। तो डेफिनेटली 2p पहले भरा जाता है और 3s बाद में भरा जाता है। तो इस तरह से N+L रूल एंड ओबो रूल यहाँ पे आपका खत्म होता है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। नो सर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नो कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो सबसे पहले 1s के अंदर भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1s1। हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए काफी बार क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए डब्बे बनाते हैं। ठीक है, आपने जो है काफी बार देखा भी होगा, इस तरह से हम डब्बे बनाते हैं। तो ये डब्बा जो है सिंगल डब्बा आपका एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना आपने। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने भर दिया, तो ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ठीक है, और हीलियम के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखना है तो क्या लिखोगे, तो डब्बा बनाया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपको पता होना चाहिए पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके अकॉर्डिंग अगर एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ठीक है, तो दोनों की स्पिन उल्टी होनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने अपर स्पिन का ले लिया तो दूसरा डेफिनेटली लोअर स्पिन का होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हो। उसके बाद देखते हैं लिथियम के लिए, तो लिथियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इसको आप किस तरह से बनाओगे, तो ये 1s का डब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। ठीक है, इसको जो है फुल एरो या हाफ एरो किसी तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2s का एक डब्बा बनाओगे, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपने बना दिया, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है इसका। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को एक साथ लिख दिया हो इस तरह से, 1s1 1s2 1s2 2s1। ठीक है, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। उसके बाद बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम के लिए 1s2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं हाफ एरो यूज करता हूँ जनरली, ठीक है, लेकिन आप फुल एरो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है सेम रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसको हम लिख सकते हैं 1s2 एंड 2s2। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आता है बोरोन। अब देखिए बोरोन के लिए एक डब्बा आप बनाओगे, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 1s2। दूसरा डब्बा अपना बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक है, ये आ गया आपका 2s2। फिर थर्ड जो डब्बा बनेगा वो 3 डब्बे आप जो है इस तरह से बनाओगे, एक साथ बनाओगे। ठीक है, एक साथ बनाने की वजह क्या है, अब आपको पता है पी ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये सब आपको सबको पता होगा कि पी ऑर्बिटल जो है 3 तरह के होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, ये तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं ये डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल, पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों सेम एनर्जी के होते हैं, इसलिए इनको एक साथ रखते हैं इस तरह से। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इस तरह से आपने भर दिया इसको बोरोन के लिए, तो बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन आपने फर्स्ट सेल में ही रखना है, आप सेकंड में भी रख सकते हो, थर्ड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कार्बन का। अब देखिए कार्बन के केस में 1s2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे गए। उसके बाद 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे गए। अब 2p जो है, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भरने की पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है। ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये है, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ क्या क्या पॉसिबल है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इन तीनों ऑर्बिटल में से किन्हीं भी 2 ऑर्बिटल के अंदर आप जो है इलेक्ट्रॉन को डाल दो सेम स्पिन में। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि आप क्या करो, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन में डाल दो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल के अंदर इस तरह से डाल दो सेम स्पिन के साथ। और चौथी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर आप
जो है दोनों ऑर्बिटल को डाल दो और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। अब देखिए इन 4 पॉसिबिलिटी में से केवल एक ही चीज होती है। ठीक है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी बात ठीक है? इन चारों में से सर कौन सी फर्स्ट। चीज ठीक है? तो इसमें आपने ध्यान रखना पहली चीज ठीक है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको रूल फॉलो करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये देख लो कि ये वाली चीज क्यों नहीं हो सकती। तो ये वाली चीज आपकी पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बात नहीं हो सकती है। सर इसकी अब पीडीएफ भेज देना। हाँ बेटा, पीडीएफ भेजूंगा मैं। ये दोनों क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आप पढ़ते हो एक रूल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हुंस रूल। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब आपके पास एक से ज्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल है, व्हेन वी हैव मोर देन वन डीजेनरेट ऑर्बिटल, then the electrons are filled in such a way that all the orbitals are filled singly. All the orbitals are filled singly before pairing up.